नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अनिल एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं राजस्थान ज्योग्राफी की इस श्रृंखला में। देखो, आज जो पढ़ने वाले अपन वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये कहा जाए तो एक ज्योग्राफी की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। तो सबसे बड़ा टॉपिक जो है वो आज अपन इस यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, जो बोला जाता है कि सबसे कठिन भी है, लेकिन वही स्टार्ट करेंगे अपन आज। और आज का जो टॉपिक होगा वो अपना होगा फिजिकल डिवीजन यानी कि भौतिक प्रदेश, और वो पढ़ेंगे अपन राजस्थान का भौतिक प्रदेश। राजस्थान के भौतिक प्रदेश से कम अगर आपके एग्जाम में अगर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो भौतिक प्रदेश से आपके 6 क्वेश्चन पक्के हैं, 5 से 6 क्वेश्चन पक्के हैं। तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, क्योंकि ये जो टॉपिक है पूरी ज्योग्राफी का एक निचोड़ है। इसमें सारी पूरी ज्योग्राफी इसके अंदर आ जाती है। तो बेसिक पूरी ज्योग्राफी अपन इस टॉपिक में पढ़ लेंगे। लंबा टॉपिक है थोड़ा सा, ठीक है। तो आज अपन स्टार्ट करेंगे बच्चे भौतिक प्रदेश। भौतिक प्रदेश। अब भौतिक प्रदेश की मैं बात करूं तो सबसे पहले अपन ये बात करेंगे कि भौतिक प्रदेश होता क्या है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि टॉपिक अपन क्यों ले रहे हैं अभी। देखो, ये जो टॉपिक मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि इस टॉपिक के अंदर देखो वनस्पति के बारे में आपको बता दूंगा। वनस्पति के बारे में भी आपको कि इतना नॉलेज हो जाएगा कि कौन सी वनस्पति कहां पर है। बाकी डिटेल से अपन चैप्टर में जाकर पढ़ेंगे। इसके अंदर मैं आपको नदियों के बारे में बता दूंगा, इसके अंदर मैं आपको चट्टानों के बारे में बता दूंगा, और इसके अंदर मैं आपको खनिज के बारे में बता दूंगा, ठीक है बच्चे। इसके अंदर अपन जलवायु के बारे में बात कर लेंगे, इसके अंदर अपन मिट्टियों के बारे में बात कर लेंगे। यानी कि टॉपिक जो है ये टॉपिक इन सभी टॉपिकों का एक निचोड़ है, इसलिए इस टॉपिक को अपन स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। कुछ जैसे क्लासों के अंदर ऑफलाइन क्लासों में इस टॉपिक को एक दो दिन में यानी कि 2-3 घंटे में निपटा देते हैं, लेकिन 2-3-4 घंटे में निपटने वाला टॉपिक नहीं है। बिल्कुल डिटेल से बात करेंगे, क्वेश्चन कहीं से भी नहीं छूटेगा। देखो, अगर मैं बात करूं अपने अगर राजस्थान ज्योग्राफी से आपके 10 क्वेश्चन आते हैं तो उसमें से 8 क्वेश्चन मिलने की गारंटी मेरी है, ठीक है। 7 से 8 क्वेश्चन अपने नोट्स में से एजीटीज आपको मिल जाएंगे। बाकी मैं ये नहीं कह रहा कि 10 में से 10 मिलेंगे, और 10 में 8 तो कम से कम मिलेंगे, बाकी ज़्यादा मिल सकते हैं। बाकी 7 से 8 क्वेश्चन आपके मिल जाएंगे एजीटीज, ठीक है बच्चे। चले आगे। देखो, तो देखो भौतिक प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ। तो भौतिक प्रदेश की मैं बात करूँ तो भौतिक प्रदेश क्या है, सबसे पहले मैंने बात करेंगे। देखो, यहाँ पर मैंने 2 शब्द लिखे हैं, और 2 शब्द क्या लिखा है, एक तो भौतिक लिखा है मैंने, एक तो भौतिक लिखा है, और एक मैंने लिखा है प्रदेश। देखो, भौतिक का मतलब क्या होता है। भौतिक का अगर मतलब की मैं बात करूं तो भौतिक का मतलब है कि फिजिकल, यानी कि किसी भी वस्तु को या किसी भी चीज को अपन छू सकते हैं, ठीक है, महसूस कर सकते हैं और उसको देख सकते हैं। ऐसी कोई भी चीज जिसको अपन छू सकते हैं, देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं, तो उस चीज को अपन भौतिक दृष्टि से हैंडल कर रहे हैं। जैसे मार्कर है, इस मार्कर को मैं छू भी रहा हूं, इसको मैं देख भी रहा हूं, और इसको मैं महसूस भी कर रहा हूं, यानी कि इसको फिजिकली तरीके से मैं क्या कर रहा हूं, टच कर रहा हूं, ठीक है बच्चे। यानी कि भौतिक जो है वो क्या है बच्चे, जैसे अगर मैं बात करूं तो किसी भी चीज को छूना, देखना और महसूस करना क्या कहलाता है, भौतिक कहलाता है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं इसको यहां पर यूज क्यों किया, इस शब्द को, भौतिक शब्द को यहां पर यूज क्यों कर रहे हैं। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, भौतिक का अगर मैं बात करूं पूरी पृथ्वी की, तो पूरी पृथ्वी को 3 मंडल में बांटा गया है। एक तो स्थल मंडल है, स्थल मंडल, जल मंडल, ठीक है, और एक वायुमंडल। अब मैं आपसे पूछूंगा कि पूरी पृथ्वी के इन तीनों से मिलकर बनी है क्या, आप कहोगे बिल्कुल सर इनसे मिलकर बनी है। तो मैं देखो जलमंडल की यहां पर बिल्कुल भी बात नहीं करूंगा, यहां पर मैं वायुमंडल की बिल्कुल बात नहीं करूंगा। यहां पर ओनली किसकी बात होगी, स्थल मंडल की बात होगी। अब देखो, स्थल मंडल की मैं बात कर रहा हूं तो स्थल मंडल पर किन किन चीजों को मैं देख सकता हूं, छू सकता हूं और महसूस कर सकता हूं। तो मुझे बताइए कि स्थल मंडल में मैं किन किन चीजों को देख सकता हूं, छू सकता हूं और महसूस कर सकता हूं। तो मैं इनको छू सकता हूं, जैसे पर्वत है, पर्वत को छू सकता हूं मैं, पहाड़ को छू सकता हूं मैं, ठीक है बच्चे। मैं छू सकता हूं पहाड़ियों को, पहाड़ियों को, ठीक है, पर्वत, पहाड़, पहाड़ियां। मैं यहां पर देख सकता हूं पठारों को, मैं यहां पर क्या देख सकता हूं, मैदानों को, नदियों को, झरनों को,
ठीक है बच्चे, मैं यहां पर देख सकता हूं मिट्टी को वनस्पति, 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 ठीक है। यानी कि इन सारी चीजों को मैं देख सकता हूं, छू सकता हूं और महसूस कर सकता हूं। अब देखो ये प्रदेश, दूसरा शब्द है प्रदेश। प्रदेश एक क्षेत्र विशेष है, एक क्षेत्र विशेष, क्षेत्र विशेष, यानी कि एक क्षेत्र विशेष है। जैसे अगर मैं बात करूं, क्षेत्र विशेष कोई भी हो सकता है, जैसे अमेरिका हो सकता है, पाकिस्तान हो सकता है, भारत हो सकता है, राजस्थान हो सकता है, तो कोई भी एक क्षेत्र विशेष की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं कि स्थल मंडल पर इन चीजों को अगर मैं छू लूं, देख लूं और महसूस कर लूं, तो इन सारी चीजों को मैं किस द्वारा हैंडल कर रहा हूं, फिजिकली द्वारा हैंडल कर रहा हूं, ठीक है। अब किसी भी क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूं, अपन किसका पढ़ रहे हैं, राजस्थान का। किसका पढ़ रहे हैं बच्चे, राजस्थान का पढ़ रहे हैं, राजस्थान का पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अपन किसका भौतिक प्रदेश पढ़ रहे हैं, राजस्थान का पढ़ रहे हैं। तो अब मैं एक डेफिनेशन यहां पर तैयार कर रहा हूं बच्चे, और डेफिनेशन क्या है कि राजस्थान के स्थल मंडल, देखो बच्चे क्या बन रही डेफिनेशन, राजस्थान के स्थल मंडल पर स्थित, ठीक है, राजस्थान के स्थल मंडल पर स्थित पर्वत, पहाड़, पहाड़ियां, पठार, मैदान, नदियां, झरने, मिट्टियां व वनस्पति के संयुक्त अध्ययन को राजस्थान का भौतिक प्रदेश कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे, राजस्थान का भौतिक प्रदेश कहते हैं। तो एक डेफिनेशन तैयार हुई है, तो आप डेफिनेशन को समझ गए होंगे कि राजस्थान के, यानी कि अगर हम भारत का पढ़ेंगे तो यहां राजस्थान की जगह भारत, यानी कि भारत के स्थल मंडल पर स्थित पर्वत, पहाड़, पहाड़ियां, पठार, मैदान, नदियां, झरने, मिट्टी व वनस्पति के संयुक्त अध्ययन को ही क्या कहेंगे, राजस्थान का भौतिक प्रदेश, या फिर अगर भारत का है तो भारत का भौतिक प्रदेश, ठीक है। तो एक डेफिनेशन यहां पर तैयार होती है। तो सबसे पहले एक डेफिनेशन लिखिए आप, हेडिंग लगाइए, राजस्थान का भौतिक प्रदेश, राजस्थान का भौतिक प्रदेश, हेडिंग लगाइए बच्चे, राजस्थान का भौतिक प्रदेश। और इसमें लिखिए कि राजस्थान के स्थल मंडल पर, राजस्थान के स्थल मंडल पर स्थित पर्वत, पहाड़, पहाड़ियां, पठार, मैदान, नदियां, झरने, मिट्टियां व वनस्पति के संयुक्त अध्ययन को ही राजस्थान का भौतिक प्रदेश कहते हैं, राजस्थान का भौतिक प्रदेश कहते हैं। कोई दिक्कत, चले, राजस्थान का भौतिक प्रदेश कहते हैं, ठीक है बच्चे। देखो अब बात करते हैं अपन, मिटा रहा हूं इसको, डेफिनेशन आपके समझ में आ गई होगी। अपन किन किन चीजों का इसके अंदर अध्ययन करने वाले हैं, ऐसी चीजें जिनको छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, और इसमें सिर्फ और सिर्फ स्थल मंडल की ही बात होगी। किसकी बात होगी, स्थल मंडल की ही बात होगी। चलिए बच्चे देखो, अब
अब बात करेंगे राजस्थान का भौतिक प्रदेश। राजस्थान का भौतिक प्रदेश, अब देखो बच्चे, राजस्थान का जो भौतिक प्रदेश है उसके बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। और राजस्थान के बारे में सबसे पहले ये पूछ लिया जाता है कि राजस्थान को जो भौतिक दृष्टि से बांटा गया है वो सबसे पहले किस विद्वान ने बांटा, और किसने बांटने का, किसको बांटने, इसको बांटने का श्रेय किसको जाता है। ठीक है, चले आगे। चलो इसके पहले अपन एक चीज और देख लेते हैं, थोड़ी सी बेसिक चीज देख लेते हैं, फिर स्टार्ट करेंगे इसको। देखो मैंने अभी आपको एक चीज बताई है, पर्वत, पहाड़, पहाड़ियां, पठार, मैदान। ठीक है बच्चे, तो देखो बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चों को पूरी ज्योग्राफी पढ़ा दी जाती है, लेकिन ये पता नहीं चलता कि पर्वत किससे कहते हैं, पहाड़ किससे कहते हैं, पहाड़ियां किससे कहते हैं, मैदान किससे कहते हैं और पठार किससे कहते हैं। तो इनके बारे में उनको पता ही नहीं होता, तो अपन इनके बारे में ज्ञात बात करेंगे। देखो बच्चे, अपन नई हेडिंग लगाने जा रहे हैं, आप भी लगा दीजिए, पर्वत, पहाड़, पर्वत, पहाड़, पहाड़ियां, पर्वत, पहाड़, पहाड़ियां, पठार, मैदान। ठीक है, पर्वत, पहाड़, पहाड़ियां, मैदान में अंतर। इसके अंदर अपन देखेंगे कि पर्वत किसे कहते हैं, पहाड़ किसे कहते हैं, पहाड़ी किसे कहते हैं और मैदान किसे कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चा, आपने हेडिंग लगाई होगी, पर्वत, पहाड़, पहाड़ियां, पठार, मैदान में अंतर। ठीक है, अब देखो स्थल खंड भाग की बात कर रहा हूं। स्थल खंड भाग में किसी भी जगह की ऊंचाई की जो गणना अपन करते हैं वो समुद्र सतह से करते हैं। कहां से करते हैं बच्चे, समुद्र सतह से करते हैं। समुद्र सतह से क्यों करते हैं, अपन स्थल खंड भाग से क्यों नहीं करते। देखो बच्चा, समुद्र सतह से इसलिए करते हैं क्योंकि समुद्र का जो लेवल होता है वो क्या होता है, सपाट होता है, जबकि स्थल खंड जो भाग होता है वो क्या होता है, उबड़ खाबड़ होता है। और उबड़ खाबड़ होने के कारण वहां से जब अपन गणना करते हैं, ऊंचाई की गणना करते हैं, तो अपने उसमें क्या आती है, त्रुटि आने की संभावना ज्यादा होती है। और त्रुटि आने की संभावना ज्यादा होती है, इसलिए अपन क्या करते हैं, समुद्र सतह से मापते हैं, वहां पर त्रुटि आने की संभावना क्या होती है, कम होती है। तो मेरे प्यारे बच्चा, जैसे अगर मैं बात करूं, ये अपना समुद्र सतह है, ये अपना समुद्र सतह है, ये अपना क्या है बच्चे, समुद्र सतह है, समुद्र सतह यानी कि सी लेवल है अपना। ये क्या है बच्चे, सी लेवल है। और इस सी लेवल से ही किसी भी जगह की ऊंचाई की गणना अपन करते हैं। जैसे बच्चे अपन बात करें, ये सी लेवल जो है, ये सी लेवल जो है वर्तमान समय की मैं बात करता हूं। चलो एक बार मैं आपको बता देता हूं कि पहले प्राचीन समय में जो सी लेवल था अपना, जहां पर अपन समुद्र की सतह मानते थे, मतलब जहां से अपन ऊंचाई की गणना करते थे, वो सी लेवल अपन कहां को मानते थे, मुंबई को मानते थे। यानी कि अपना समुद्र सतह कहां से नापते थे अपन, मुंबई से। लेकिन वहां से क्या आने लगे, त्रुटि आने लग गई। ठीक है, और त्रुटि आने लग गई तो वर्तमान समय में अपन कहां से मापते हैं, चेन्नई से। तो मेरे प्यारे बच्चा, प्राचीन समय में, प्राचीन समय, तो प्राचीन समय में मुंबई से मापते थे, लेकिन वर्तमान समय में चेन्नई से मापते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत का वर्तमान समय में समुद्र सतह या फिर सी लेवल कहां पर है, तो चेन्नई में, और पहले कहां पर था, मुंबई में। ठीक है, देखो अगर मैं बात करूं, जितनी भी ऊंचाई में बताने जा रहा हूं सारे के सारे औसत बताऊंगा। देखो बच्चे, यहां पर ये है ऊंचाई। ठीक है, इस ऊंचाई की मैं बात करूं तो ये जो ऊंचाई है ये समुद्र सतह से औसत 300 मीटर है। कितनी बच्चे, एवरेज है 300 मीटर। कितनी बच्चे, एवरेज है 300 मीटर। अगर समुद्र सतह से औसत 300 मीटर ऊपर निकले हुए भूभाग की अपन बात करें तो इसे क्या कहेंगे बच्चे, इसे कहेंगे मैदान। इसे क्या कहेंगे, मैदान कहेंगे इसके।
ठीक है बच्चे। तो समुद्र सतह से औसत 300 मीटर ऊपर निकले हुए भूभाग को अपन क्या कहेंगे, मैदान कहेंगे। इसके बाद बच्चे यहां पर अपन बात करते हैं और तो समुद्र सतह से 600 मीटर, और ये भी क्या है बच्चे, औसत है। जितनी भी ऊंचाई बताने जा रहा हूं सारी की सारी औसत बता रहा हूं, ठीक है। तो समुद्र सतह से औसत 600 मीटर, समुद्र सतह से औसत 600 मीटर ऊपर निकले हुए भाग को क्या कहेंगे, पठार कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चे, पठार कहेंगे। लेकिन पठार होने के लिए दो शर्त जरूरी है, ठीक है। एक तो क्या है कि समुद्र सतह से औसत 600 मीटर इसकी क्या होनी चाहिए, ऊंचाई होनी चाहिए। और दूसरी शर्त क्या है बच्चे, इसका ऊपरी भाग सपाट होना चाहिए, ऊपरी भाग सपाट होना चाहिए, ऊपरी भाग सपाट होना चाहिए। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, आ गई कि बच्चे, चले आगे। देखो अब बात करते हैं अपन, ये तो 600 मीटर हो गई, ये तो 600 मीटर हो गई। अब बात करते हैं अपन देखो बच्चे, समुद्र सतह से ये तो 600 मीटर हो गई। अब बात करेंगे अपन समुद्र सतह से, तो समुद्र सतह से 1800 मीटर की बात करेंगे, 1800 मीटर। और ये भी क्या है बच्चे, एवरेज है, ये भी क्या है, एवरेज है। यानी कि समुद्र सतह से 1800 मीटर, समुद्र सतह से औसत 1800 मीटर ऊपर निकले हुए भूभाग को अपन क्या कहेंगे, पहाड़ियां। क्या कहेंगे बच्चे, पहाड़ियां कहेंगे। तो आपसे कोई भी पूछ ले कि ऐसे इस्तेला करती जो समुद्र सतह से औसत 1800 मीटर ऊपर निकली हुई है, तो उसको किस नाम से जाना जाएगा, तो उसको किस नाम से जाना जाएगा, पहाड़ियों के नाम से जाना जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत है क्या किसी को भी? चले बच्चे, अब बात करता हूं मैं आगे की। ऐसी इस्तेला करती जो समुद्र सतह से 2700 मीटर, और ये भी क्या है बच्चे, एवरेज है, 2700 मीटर ऊपर निकली हुई भूभाग है, इसे अपन क्या कहेंगे, पहाड़ कहेंगे। पहाड़ क्या कहेंगे बच्चे, पहाड़। समुद्र सतह से औसत 2700 मीटर ऊपर निकले हुए भूभाग को अपन क्या कह रहे हैं, पहाड़ कह रहे हैं। और अगर मैं बात करूं यहां पर ऐसी इस्तेला करती जो समुद्र सतह से 2700 मीटर के ऊपर, लेकिन क्या कौन सी ऊंचाई है, एवरेज ऊंचाई है, ठीक है बच्चे। ये क्या है, समुद्र सतह, यानी कि समुद्र सतह से औसत अगर 2700 मीटर के ऊपर चली जाए कोई भी इस्तेला करती, तो उसको अपन क्या कहेंगे, इसको कहेंगे अपन पर्वत। क्या कहेंगे बच्चे, पर्वत कहेंगे। समुद्र सतह से औसत 300 मीटर ऊपर निकले हुए भाग को क्या कहेंगे, मैदान। समुद्र सतह से औसत 600 मीटर ऊपर निकले हुए भाग को क्या कहेंगे, पठार। और पठार होने के लिए दूसरी शर्त क्या है, ऊपरी भाग सपाट होना चाहिए। समुद्र सतह से औसत 1800 मीटर ऊपर निकले हुए भाग को क्या कहेंगे, पहाड़ियां। समुद्र सतह से औसत 2700 मीटर ऊपर निकले हुए भाग को क्या कहेंगे, पहाड़। समुद्र सतह से औसत 2700 मीटर के ऊपर निकले हुए भाग को क्या कहेंगे, पर्वत। देखो ये जो यहां पर देखो, ये जो 300 मीटर है, 300 मीटर तक की बात हो रही है, 600 मीटर तक की ही बात हो रही है, 1800 मीटर तक की ही बात हो रही है, 2700 मीटर तक की ही बात हो रही है, और ये 2700 मीटर के ऊपर की बात हो रही है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ऐसी इस्तेला करती जो 2700 मीटर तक ही ऊंचाई है, तो वो क्या हो गई, पहाड़ हो गए। अब बात कर रहा हूं मैं अरावली पर्वतमाला की बात करूं,
जैसे अरावली पर्वतमाला के बारे में अगर बात करते हैं तो बच्चे पता ही नहीं होता कि अरावली को मैं पर्वतमाला बोलूं या फिर इसको मैं पहाड़ियां बोलूं। अगर मैं बात करूं, आपने अगर थोड़ी सी भी अगर ज्योग्राफी पढ़ी है तो आपने वहां पर पढ़ा होगा कि वर्तमान समय में अरावली की जो ऊंचाई है, औसत ऊंचाई है 930 मीटर है। कितनी है बच्चे? 930 मीटर है। लेकिन इसको अपन क्या बोलते हैं? अरावली पर्वतमाला। ठीक है, अब 930 मीटर है तो 930 किस में आ रही है? 930 ऑब्वियसली किस में आ रही है? 1800 के अंदर ही आ रही है। ठीक है ना, 930 किस में आ रही है? 1800 के अंदर ही आ रही है। यानी कि मेरे प्यारे बच्चा कि अगर 930 1800 मीटर में आ रही है तो उसको तो अपन पहाड़ियां बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि ऐसी इस्तेलाह करती है जिस जो औसत 1800 मीटर के आसपास होते से अपन पहाड़ियां बोलते हैं। और 930 किस में आ रही है? पहाड़ियों में आ रही है। तो क्या अपन अरावली को पहाड़ियां बोले या फिर पर्वत बोले? अब देखो बच्चे, आपको अभी क्या बोलना है अरावली को? अभी आपको अरावली को अरावली की पहाड़ियां ही बोलना है। ठीक है, लेकिन जब इसकी उत्पत्ति हुई थी, जब अरावली बनी थी प्री कैम्ब्रियन काल में, उस समय अरावली की औसत ऊंचाई 2800 मीटर थी। कितनी थी बच्चे? 2800 मीटर। इसलिए उस समय इसको अरावली पर्वतमाला के नाम से जाना जाता था। और इसकी अभी वर्तमान समय में जो ऊंचाई है उसमें क्या हुआ? ह्रास हुआ। इस वजह से मेरे प्यारे बच्चा इसकी ऊंचाई कम हुई और इसका भी ऊंचाई 930 मीटर है औसत। चले आगे, इसलिए इसको अरावली की पहाड़ियां बोलते हैं। तो वर्तमान समय में अरावली पर्वतमाला न बोलकर इसको अपन क्या बोले? अरावली की पहाड़ियां बोल सकते हैं, जैसे कि इस डायग्राम में आप देख रहे हो। चले, तो एक बार आप इस डायग्राम को बना लीजिए बच्चे, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। एक बार इस डायग्राम को बना लीजिए। कभी कभी छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लिए जाता है एग्जाम में। जैसे आपको सबसे ज्यादा बार पूछा गया पठार के बारे में और पर्वत के बारे में। इंडिया यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एग्जाम है उसके अंदर पर्वत के बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। और क्वेश्चन एज इट इज इसी प्रकार से आया कि ऐसी इस्तेलाह करती, ठीक है, स्थल खंड भाग पर ऐसी इस्तेलाह करती जो समुद्र सतह से औसत 2700 मीटर के ऊपर निकली हो, उसको किस नाम से जाना जाएगा? तो ऑप्शन में आपके पर्वत भी था, पहाड़ भी था, पहाड़ियां भी था और पठार भी था। तो मेरे प्यारे बच्चा, अगर आप ध्यान से यहां पर देखते हो तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? पर्वत हो जाएगा। इसी प्रकार से 2700 मीटर तक के भूभाग को पहाड़ कहेंगे और 1800 मीटर तक के भूभाग को पहाड़ियां कहेंगे। 600 मीटर तक के भूभाग को पठार कहेंगे और 300 मीटर तक के भूभाग को मैदान की संज्ञा अपन देंगे। कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं है ना? उतार लिया आपने। चले आगे, देखो बच्चे, चलते हैं आगे। और वर्तमान समय में सी लेवल कहां पर है? चेन्नई में। और पहले कहां पर हुआ करता था? मुंबई में। चलते हैं। देखो बच्चे, यहां पर अगर अपन बात करते हैं तो देखो यहां पर अपन बात कर रहे हैं राजस्थान का भौतिक प्रदेश की। ठीक है, राजस्थान का जो भौतिक प्रदेश है, राजस्थान को भौतिक दृष्टि से, फिजिकली दृष्टि से किसने बांटा? तो भौतिक दृष्टि से सबसे पहले किसने बांटने का प्रयास किया, इसके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। तो देखो बच्चे, इसको बांटने का श्रेय मुख्य रूप से अगर बात करें तो एक व्यक्ति था, 1967 की बात है। कब की बात है? 1967 की बात है बच्चे।
और 1967 में एक व्यक्ति था डॉक्टर वीसी मिश्रा। कौन सा व्यक्ति था? डॉक्टर वीसी मिश्रा। कौन है बच्चे? डॉक्टर वीसी मिश्रा। और डॉक्टर वीसी मिश्रा ने राजस्थान को भौतिक दृष्टि से बांटा। ठीक है, डॉक्टर वीसी मिश्रा ने राजस्थान को क्या बांटा? भौतिक दृष्टि से बांटा। लेकिन इन्होंने क्या कर दिया कि राजस्थान को 7 प्रकार से बांट दिया। कितने प्रकार से बांट दिया? 7 प्रकार से बांट दिया। वर्तमान समय में इसके भौतिक प्रदेश को अपन नहीं पढ़ते, तो यहां पर मैं नहीं पढ़ते तो ज्यादा यहां से इंपॉर्टेंट नहीं है। तो वर्तमान समय में अपन इनके भौतिक प्रदेश को नहीं पढ़ते। वर्तमान समय में अपन इनके भौतिक प्रदेश को नहीं पढ़ते। ठीक है बच्चे, तो किसको पढ़ते हैं? देखो 1971 में एक और व्यक्ति आया। 1971 में क्या आया? एक व्यक्ति और आया। 1971 में एक व्यक्ति और आया, और इस व्यक्ति की मैं बात करूं तो इस व्यक्ति का नाम था डॉक्टर रामलोचन शर्मा। कौन था बच्चे? रामलोचन शर्मा। डॉक्टर रामलोचन शर्मा ने राजस्थान को 4 भागों में बांटा। डॉक्टर रामलोचन शर्मा ने राजस्थान को कितने भागों में बांटा? 4 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा बच्चे? 4 भागों में बांटा। और वर्तमान समय में हम इनके भौतिक प्रदेश को पढ़ते हैं। वर्तमान में अपन इनके भौतिक प्रदेश को पढ़ते हैं। ठीक है, अब इनके 4 भाग कौन कौन से थे उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले 1967 में डॉक्टर वीसी मिश्रा ने इसको भौतिक प्रदेश में बांटा, लेकिन उन्हें 7 प्रकार से बांटा। वर्तमान समय में इसके भौतिक प्रदेश को अपन नहीं पढ़ते। वर्तमान समय में किसके भौतिक प्रदेश को पढ़ते हैं? डॉक्टर रामलोचन शर्मा के, और इन्होंने 1971 में बांटा, 4 भागों में बांटा। वर्तमान समय में इसके भौतिक प्रदेश को अपन पढ़ते हैं। अब अपन ये देखेंगे कि ये 4 भाग कौन कौन से थे। ठीक है, इनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। एक बार आप यहां तक नोटेट कीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। यहां पर नोट कीजिए बच्चे, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कर लिया? देखो अब देखो बच्चे, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, जो अपन ने अभी पढ़ लिया उसी में से क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि पर्वत किसे कहते हैं? पर्वत किसे कहते हैं? तो आपका आंसर क्या होगा कि सर पर्वत उसे कहते हैं कि ऐसा स्थलखंड भाग जिसकी औसत ऊंचाई 2700 मीटर से ऊपर निकली हो, तो उसे अपन क्या कहेंगे बच्चे? उसे अपन क्या कहेंगे? पर्वत। और कहां से हो? सी लेवल से हो। आधार क्या है उसका? सी लेवल है। ठीक है, और पहाड़ किसे कहेंगे? समुद्र सतह से औसत 2700 मीटर तक के भूभाग को अपन क्या कहेंगे? पठार कहेंगे। और समुद्र सतह से औसत 600 मीटर तक के भूभाग को क्या कहेंगे अपन? पठार कहेंगे। और समुद्र सतह से 1800 मीटर तक के भूभाग को पहाड़ियां कहेंगे। कोई दिक्कत नहीं आता? चले देखो, अब अपन बात कर रहे हैं राजस्थान की। तो राजस्थान की अगर अपन बात करते हैं तो जैसे राजस्थान में इस प्रकार से
सीधा सीधा बना देता हूं मैं तो। ये अपना राजस्थान है, ठीक है। इस राजस्थान में मान लो आप तो राजस्थान है, ठीक है, मानो या मत मानो, मैंने तो बोल दिया कि मान लो आप तो थे, ठीक चले। देखो ये इस प्रकार से ये अरावली पर्वतमाला, ये अपना हाड़ौती, ठीक है। अब देखो बच्चे, ये कौन सा हो गया, पश्चिमी भाग, दक्षिणी भाग, उत्तरी भाग, पूर्वी भाग, ठीक है बच्चे। अब क्या हुआ कि रामलोचन शर्मा, कौन बच्चे, रामलोचन शर्मा, रामलोचन शर्मा ने जब इसको बांटा होगा तो यहां पर गया और यहां पर जाकर उन्होंने क्या देखा, क्या अपन एक काम करते हैं, पश्चिमी भाग से देखते देखते चलते हैं भारत के राजस्थान के अंदर, ठीक है। तो राजस्थान के पश्चिमी भाग में गया, तो राजस्थान के पश्चिमी भाग में जब ये जाता है तो इस प्रकार से यहां पर जा रहा है, यहां पर देख रहा है रेत ही रेत है, फिर आगे जाता है और यहां पर भी रेत ही रेत है, और फिर आगे जाता है और फिर आगे जाता है तो यहां पर भी रेत, लेकिन फिर आगे जाता है तो इसको क्या दिख जाती है, एक पर्वतमाला दिख जाती है, अरावली पर्वतमाला जो थी। अभी देखता है कि यार इधर तो पूरा रेतीला इलाका है ठेठ तक, ठीक है, यहाँ ऊपर तक, और ये क्या है, अरावली पर्वतमाला है, यानी कि ये पर्वतीय क्षेत्र है। तो उन्होंने क्या देखा कि यार रेतीला जो इलाका होता है उसकी विशेषता क्या होती है, अलग होती है, जबकि पर्वतीय क्षेत्र की विशेषता अलग होती है। तो उन्होंने क्या कर दिया, रेतीले भाग को उन्होंने अलग निकाल दिया, तो एक भाग तो ये बन गया। ये भाग कहां पर है, पश्चिमी भाग में, पश्चिमी भाग में, पश्चिमी, और इसे कह दिया पश्चिमी मरुस्थल लिए, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, क्या बोल दिया बच्चे, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश इसको बोल दिया। जैसे ही आगे चलता है वो, तो उसको क्या दिखाई देती है, अरावली, उसको क्या दिखाई दी बच्चे, अरावली। और जैसे ही अरावली में वो जाता है, जैसे ही वो अरावली में जाता है तो उसको अरावली दिखती है, यानी एक पर्वतमाला दिखती है, उसका नाम क्या होता है, अरावली। और इस अरावली की देखता है तो अरावली राजस्थान के बीचों बीच भाग में स्थित है, इसलिए इसको बोल देते हैं मध्य अरावली, मध्य अरावली, यानी कि राजस्थान के मध्य भाग में ये स्थित है। जैसे आगे जाता है तो इसको मैदानी मैदान दिखाई देते हैं, यहां पर इस वाले भाग में, पूर्वी भाग में मैदानी मैदान है। तो देखता है कि यार मैदानी क्षेत्र की विशेषता अलग होती है, जबकि पर्वतीय क्षेत्र की विशेषता अलग होती है। तो इसने क्या कर दिया, पर्वतीय क्षेत्र को एक तरफ निकाल दिया, और ये पर्वतीय क्षेत्र यानी कि मध्य अरावली को उसने एक तरफ निकाल दिया। मैदानी क्षेत्र में जाता है तो मैदानी क्षेत्र को भी क्या कर देता है, एक तरफ निकाल देता है। तो इसको अपन बोलते हैं पूर्वी राजस्थान, ठीक है, जो जिसमें क्या है, मैदानी मैदान है, मैदानी मैदान, ठीक है बच्चे। अब यहां पर जैसे ही नीचे की तरफ आता है तो यहां पर क्या देखता है वो बच्चे, यहां पर पठारी पठार देखता है। हाड़ौती प्रदेश जो है इसके अंदर क्या है, पठारी पठार देखता है। ये अपना जो दक्षिण भाग है इसमें क्या है, पठारी पठार है, और ये भाग जो है दक्षिण पूर्वी भाग है। कौन सा भाग है, दक्षिण पूर्वी भाग है। तो इसका नाम उसने रख दिया दक्षिण, इसका नाम क्या रख दिया बच्चे, देखो दक्षिण पूर्वी पठारी भाग, या फिर इसी को क्या कह दिया बच्चे, इसी को कह दिया हाड़ौती प्रदेश, क्योंकि प्राचीन समय में यहां पर हाड़ा राजा का शासन हुआ करता था, इसलिए इसको क्या कह दिया उसने, हाड़ौती प्रदेश भी कह दिया, या फिर इसको दक्षिण पूर्वी पठारी भाग। इसको अलग क्यों किया, क्योंकि इसके अंदर पठार पाए जाते हैं, और जहां पर पठार पाए जाएंगे बच्चे उसकी विशेषता क्या होगी, अलग होगी। कोई दिक्कत है क्या, यहां तक नहीं है ना, चले आगे, बढ़े आगे, दौड़े आगे, चले बच्चे चले, कोई दिक्कत, चलो देखो। यानी कि कितने भौतिक प्रदेश बता दिए रामलोचन शर्मा ने, 1 2 3 4, कितने, 2 3 और ये 4 भौतिक प्रदेश यहां पर बता दिए। तो रामलोचन शर्मा ने कितने भौतिक प्रदेश बताए,
4 भौतिक प्रदेश बताए, भौतिक प्रदेश बताए। और 4 भौतिक प्रदेश कौन कौन से बच्चे? पहला कौन सा हो गया? पश्चिमी, ठीक है, मरुस्थलीय, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। और दूसरा कौन सा बताए बच्चे? मध्य अरावली। और तीसरा कौन सा बताए बच्चे? पूर्वी राजस्थान। और चौथा कौन सा बताए बच्चे? दक्षिण पूर्वी पठारी भाग, या इसी को कहते हैं बच्चे हाड़ौती प्रदेश। क्या कहते हैं इसको? हाड़ौती प्रदेश। तो मेरे प्यारे बच्चा, यहां पर 4 प्रकार से भौतिक दृष्टि से बांटा। और ये किसने बांटा? रामलोचन शर्मा ने। वर्तमान समय में इन चारों को ही अपन पढ़ते हैं। अगर इन चारों का अध्ययन अपन कर लेंगे तो ये क्या हो जाएंगे? पूरा अपना भौतिक प्रदेश कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार यहां पर आप नोट कीजिए जब तक मैं पानी पीता हूं। चले आगे देखते हैं। तो इस प्रकार से 4 प्रकार से भौतिक प्रदेश बताए रामलोचन शर्मा ने। ठीक है बच्चे, अब देखो यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए। अब क्वेश्चन कैसे पूछा गया? अभी हाल ही के एग्जामों में क्वेश्चन यहीं से पूछा चल गया कि जैसे पश्चिम और उत्तरी प्रदेश है, तो इसके बारे में पूछ लिया अपन को कि इसके अंदर कितनी जनसंख्या निवास करती है, इसके अंदर कितनी पॉपुलेशन है, इसके अंदर पूरे राजस्थान का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल पर ये फैला हुआ है। तो आपको इसका एरियाज बताना है ऑल ओवर राजस्थान के अकॉर्डिंग, और इसके अंदर आपको बताना है पॉपुलेशन ऑल ओवर राजस्थान के अकॉर्डिंग कि इसके अंदर कितने पर्टिकुलर कितनी जनसंख्या यहाँ पर लैंड करती है। ठीक है बच्चे, चले आगे। तो इसी प्रकार से मध्य अरावली के बारे में पूछ सकता है, पूर्वी राजस्थान के बारे में, दक्षिण पूर्वी पठारी भाग, या फिर हाड़ौती प्रदेश के बारे में भी आपको ये पूछा जा सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चा, यहाँ तक आपने ये डायग्राम भी उतार लिया होगा, ये भी उतार लिया होगा। ठीक है, अब अपन बात करेंगे नेक्स्ट, मिटा रहा हूं मैं। चले देखो बच्चे, अपन बात कर रहे हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेश की, राजस्थान के फिजिकल डिवीजन की अपन बात करते हैं।
राजस्थान के फिजिकल डिवीजन की अपन बात करें तो राजस्थान को फिजिकली तरीके से 4 भागों में डिवाइड किया है डॉक्टर रामलोचन शर्मा ने। और कैसे कैसे देखो बच्चे, पहला जो भाग है यहां पर वो है बच्चे पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। कुछ किताबों वाले इसको उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश भी बोल देते हैं, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश भी बोल देते हैं, ठीक है। लेकिन इसको अधिकतर क्या कहा जाता है, मूल रूप से पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। दूसरा है बच्चे यहां पर मध्य अरावली, और फिर है पूर्वी राजस्थान। इसके बाद में अपना दक्षिण पूर्वी पठारी भाग, या फिर इसे क्या कहते हैं, हाड़ौती प्रदेश, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक? तो इस प्रकार से 4 भागों में इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, ठीक है बच्चे। तो आज के लिए इतना ही, कल इससे कंटिन्यू करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए बने रहिए, पढ़िए। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।